एक प्रत्याशी के रूप में हमने सूरतगढ़ की घोषणा पत्र एक अलग तैयार किया है। हम तो एक ही बात को लेकर वोट मांग रहे हैं, हम एक ऐसा बदलाव करना चाहते हैं। बाद में मेरे चाचा जी जो हैं गंगाजल जी, वो कांग्रेस में चले गए थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा, और इनफैक्ट आज भी मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। 2018 में सर्वे में मैं टॉप पे था। जो प्रभारी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि ही इज़ द ओनली विनर। जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। आदमी के स्वाभिमान की भी बात होती है। आपको लगता है सूरतगढ़ जिला बनना चाहिए? तो मेल मिलाप ठीक ही हो गया। ऐसा ही कार्यशैली काशनी जी की, ऐसी कार्यशैली उनकी है। हनुमान का भी कार्यशैली वैसी है। लोगों की बड़ी शिकायत रहती है। बदलाव के लिए सबका सहयोग चाहिए, आपका भी सहयोग चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं के न्यूज़। मेरा नाम संदेश है और इसी यूट्यूब चैनल पे सूरतगढ़ से जुड़ी हुई खबरें दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है। इस दिन सभी मतदाता अपना अपना निर्णय मत पेटियों में कैद करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीराज मील। पृथ्वीराज मील पहले जिला प्रमुख भी रह चुके हैं और वर्तमान में जननायक जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव में उनका क्या एजेंडा रहेगा और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। मील साहब, आपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मील साहब, मेरा पहला सवाल आपसे डायरेक्ट है कि सूरतगढ़ की जनता पृथ्वीराज मील को वोट क्यों दे? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी जो है, आज कांग्रेस के उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है उनको लेकर, बीजेपी के उम्मीदवार मांग रहे हैं सेंटर की जो योजनाएं हैं उनको लेकर, और हम मांग रहे हैं वोट ईमानदारी के नाम पर, एक बदलाव के नाम पर, एक काम करने के नाम पर। बदलाव एक ऐसा जो हमारी खुद की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर। जैसे मैंने कहा आपको कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार उनकी पार्टी की जो योजनाएं उनको लेकर बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है? हम यहाँ पर जो अपनी खुद की योजनाएं, मैं आपको बता दूं कि एकमात्र जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने सूरतगढ़ की घोषणा पत्र एक अलग तैयार किया है। आप ये घोषणा पत्र देखें, इसके आधार के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। हम यहाँ पर सूरतगढ़ विधानसभा के लिए जो योजनाएं लेके आए उनके ऊपर, और पूर्व में जो काम किए हैं हमने। देखिए, वैसे तो ये मेरा मानना है कि कोई भी किसी तरीके की घोषणा करने के बजाय हम तो एक ही बात को लेकर वोट मांग रहे हैं। हम एक ऐसा बदलाव करना चाहते हैं जो एक जनप्रतिनिधि को क्षेत्र के लिए उसकी कार्यशैली और उसका व्यवहार और आचरण होना चाहिए। मील साहब, आप पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहे हैं, जैसे कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको छोड़ने का आपका निर्णय जो आपने लिया, उसके क्या रीज़न्स रहे? मेन क्या रीज़न रहे? आपके कोई पर्सनल रीज़न रहे या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी उनके साथ मेल नहीं खाती थी? क्या रीज़न्स रहे? देखिए, पूर्व में मैं जिला प्रमुख जब रहा था तो मैं बीजेपी के साथ जुड़ के रहा। बाद में मेरे चाचा जी जो हैं गंगाजल जी, वो कांग्रेस में चले गए थे और 2018 में कांग्रेस का चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन मैं वैसे कांग्रेस के ऊपर कोई पद में नहीं रहा। 2018 मेरे चाचा जी चले गए और उसकी वजह से 2008 में वो चले गए थे, तो 2008 में उनकी वजह से मुझे कांग्रेस के अंदर उनका सपोर्ट करना पड़ा। बाकी मैं कांग्रेस के कोई किसी पद के ऊपर नहीं रहा। और कांग्रेस की तो बड़ी एक मुझे जो है उसके साथ जुड़ाव की एक वजह भी है कि उन्हें कदर ही नहीं है। अब मैं एक अच्छा कामयाब जिला प्रमुख हमारे कार्यकाल हमारा रहा, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमारे को कोई जिम्मेदारी दी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ वैसे मेरा कोई जुड़ाव रहा नहीं। 2008 के अंदर चाचा जी एमएलए बन गए, उसके बाद मैं यहाँ से चला गया था, और फिर 2013 के अंदर आए तो अब भी हमने उनको सपोर्ट करी थी चुनाव के अंदर। लेकिन चूंकि एकदम चुनावी वक्त पे आया था तो मैं नहीं समझता कि उसके साथ कोई पार्टी का कोई जुड़ाव या कोई ऐसी वजह थी। जननायक जनता पार्टी आपको किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है?
कि जननायक जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन की आपने, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, तो जननायक जनता पार्टी ही क्यों आपने ज्वाइन की? इसमें देखिए, एक तो ये है कि जो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ मेरे संबंध, मैं छोटा स्कूल में था तब से हैं। और ताऊ देवीलाल जी के जो विचार हैं, और हरियाणा के अंदर दुष्यंत जी चौटाला उप मुख्यमंत्री की भूमिका के रूप के अंदर, वहाँ उनकी जो कार्यशैली है और उनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। और नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी बात को समझते हैं। और सीधी बात यह है जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ाव का, कि आप जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, आप उनके साथ संपर्क में सीधे रहते हैं। आज जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आज उनके साथ जो हालांकि बड़ा ग्रुप है, बड़ा दल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी बात को एक ऊपर तक पहुंचाने के लिए, मैं नहीं समझता कि बहुत लंबा रास्ता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। आज हमारी पार्टी का यही है कि हमारी कोई बात हो तो हम सीधे हमारे राष्ट्रीय नेताओं तक पहुँच सकते हैं। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सूरतगढ़ से, और हमारा हरियाणा के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं मदद करने के लिए। नील साहब, आपने ये डिसाइड कब किया था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, या आपने पहले से ही सोच रखा था कि मेरी फैमिली जन सेवा के अंदर है? जैसे आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हमेशा से पॉलिटिक्स में रही है, तो आपने ये बचपन से सोच रखा था कि मुझे भी बड़े होकर पॉलिटिक्स ही करनी है, या किस स्टेज पे आपने लाइफ में ऐसे डिसाइड किया कि मुझे अब पॉलिटिक्स करनी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आमतौर पर इस तरीके से पत्रकार करते नहीं हैं, और विशेष रूप से ये सवाल मेरे से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा, और इनफैक्ट आज भी मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। मैंने जिला प्रमुख का कार्यकाल जो किया तो वो एक पॉलिटिशियन की नज़र से नहीं करा, और आज भी जो हमारी वर्किंग है वो एक एज ए पॉलिटिशियन नहीं है। हम तो समाज सेवा के हिसाब से करना चाह रहे हैं। समाज सेवा वैसे भी कर सकते हैं बिना कोई चुनाव लड़े, लेकिन अगर चुनाव लड़के अगर आप किसी पद पर बैठ के करते हैं तो काम करने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है, लोगों के एक बड़ा ग्रुप के साथ जुड़ाव हो जाता है। आप अपनी जो भी कोई योजना होती है उसको एक बड़ा रूप दे सकते हो आप। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके का मेरा नेचर है, वो नेचर और आम लोगों के साथ जो जुड़ाव था, वो तालमेल जो था वो ठीक हो गया। अब आप उसको आज इसका पॉलिटिशियन मान लीजिए या कोई समाज सेवी मान लीजिए। 2018 में आपने इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा था, तो उसके क्या कारण रहे? उस वक्त आपकी कोई और स्ट्रेटजी थी, या आप किसी को सपोर्ट करना चाहते थे, या उस टाइम आपकी क्या राय थी? उस टाइम आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? नहीं, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था। उसमें 2013 से 18 तक जुड़ाव रहा मेरा कांग्रेस के साथ, और 2018 में मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा था। और उसके बाद में फिर मैंने कांग्रेस को छोड़ा। तो 2018 में जब मैंने कांग्रेस का कार्यशैली देखी, कांग्रेस सेंटर से, दिल्ली से जो है प्रभारी बनाकर भेजती है, कांग्रेस सर्वे करवाती है, लेकिन उनके कोई मायने नहीं है। 2018 में सर्वे में मैं टॉप पे था। जो प्रभारी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि ही इज़ द ओनली विनर, बट उसके बाद भी कांग्रेस के अंदर ये जो भाई भतीजावाद है और इन लोगों की जो कार्यशैली है वो मैंने 2018 में बड़ी नज़दीक से देखी। उसके बाद में मेरा जो है मन बड़ा ख़राब हो गया कांग्रेस से, क्योंकि वहाँ पर काबिलियत की कदर नहीं है, और जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। ये मैं कोई अभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी के स्वाभिमान की भी बात होती है। हम जब अपना काम ठीक ठाक अपनी जगह करते हैं तो राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वो उसकी कदर करे, कार्यकर्ता की। उसके बाद में फिर एक बार तो मैंने
इस राजनीति से दूर हो गया था, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करके अब हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं सूरतगढ़ के क्षेत्र के लोगों के लिए। आपको लगता है सूरतगढ़ जिला बनना चाहिए? नहीं लगता, इसमें क्या है, ये कोई सवाल होता ही नहीं है। सूरतगढ़ जिला बनना चाहिए। सूरतगढ़ के विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहला काम यही करना चाहिए। अगर जिला बनता है तो बहुत सारी जो है चीज़ें, आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर सूरतगढ़ वो जगह है जहां सरकारी भूमि सबसे ज़्यादा है। देश की बात कर रहा हूं मैं आपको। और आप देख लीजिए कि सेंट्रल फार्म जो बना वो यहाँ पर है, फायरिंग रेंज बनी है वो यहाँ पर है, आरसीपी कॉलोनी यहाँ पे बसी हुई है, रेडियो स्टेशन यहाँ पे है। लेकिन राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं रही काम करने की। सूरतगढ़ की पेरा फेरी में 4600 बीघा ज़मीन थी। अगर ये लोग उसको विकसित करते, डेवलप करते तो जिला तो बनाना ही पड़ता। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति का अभाव रहा, या फिर आप ये समझिए कि उनमें शायद क्षमता नहीं रही होगी काम करने की। लेकिन कोई नहीं, उस बात को दोहराने से या उसको शिकायत करने से कुछ नहीं। अभी भी समय, सब चीज़ों को हम ठीक ठाक करके इसको जिला निश्चित तौर के ऊपर बनाएंगे। मील साहब, आप जैसे पास्ट में जिला प्रमुख रहे हैं, ये जिला प्रमुख जो होता है उसकी जिम्मेदारियां, उसका कार्यशैली, ये सब किस तरीके से काम करता है? आपने कोई काम किया हो जो जिले के अंदर अभी भी लोग मानते हैं कि आपने ये काम करवाया एज ए जिला प्रमुख, ऐसा कुछ आप बताएं? हाँ, वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन वैसे मैं बता दूं, मेरा जो काम करने का जो तरीका है वो ये है कि जो आज के परिवेश में जिस तरीके से जनप्रतिनिधि लोग गांव में जाते हैं कि मैंने ये करा, मैं उस कार्यशैली में नहीं हूँ। आज लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि उनका काम करे, हमको एहसान थोड़ी करते हैं। आज विधायक को चुनते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह और सब सुख सुविधाएं मिलती है, और सरकारी पैसे को वो लगाते हैं। लेकिन चूंकि आज गांव में जाके कहते हैं कि हाँ मैंने किया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जिला प्रमुख का जो काम है रूरल डेवलपमेंट का होता है, ग्रामीण विकास का जो काम होता है। और उसके लिए सर्वप्रथम तो मैंने राजस्थान के अंदर सर्वदलीय पंचायती राज संगठन बनाया था, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर सलाहकार था, उपाध्यक्ष भी रहा। उसका जिम्मेदारियां थी, सभी दल के लोगों को, पंचायत राज के चाहे प्रधान और जो प्रमुख थे, उनको इकट्ठा करके इनकी समस्याओं को लेके हमने सेमिनार भी करी मैंने जयपुर के अंदर। और रही बात काम की कि जो हमने काम किए, मैं ये समझता हूँ मेरे कार्यकाल के दौरान जो सबसे अच्छा काम था वो था वाटर हार्वेस्टिंग का। वाटर हार्वेस्टिंग हमने इतना अच्छा काम किया था कि गंगानगर जिले के अलावा और कई जिलों के भी जो पैसे लैप्स हो रहे थे वो भी हमने यूज़ किए, और करीब 1800 मरबे हमने जो वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर काम किया, खाले पक्के करे। और शायद मैं समझता हूँ जमींदार को सीधा उसका फ़ायदा है। उसके अलावा भी वो जो वाटर हार्वेस्टिंग की बात मैं बताऊँ, उसका आर्टिकल टाइम मैगजीन में आया था, लंदन की जो तो गोरे आए थे, मेरा इंटरव्यू लेके गए थे, और उन्होंने मेरे को उस वक्त एक बात कही थी कि आप एकमात्र सिंगल पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिकल पोस्ट पर होते हुए हम आपका इसमें इंटरव्यू डाल रहे हैं, बाकी हम लोग जनरली NGOs के साथ ही काम करते हैं। वो आपने जो काम किया उससे रिलेटेड, उसी की वजह से आपका उसके अंदर आर्टिकल आया। हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा सिस्टम है। वो इंटरव्यू लेके गए और मुझे चेक देके गए थे। देखिए वो है, देखिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज आप देखिए कि यूरोप में या कनाडा में, अमेरिका में ये लोग क्यों इतनी प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि इनके पास फ्रेश वाटर है। आज अपने पास अगर कहीं फ्रेश वाटर भी है तो उसको भी अपन खराब कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों का आज अगर ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर जो है वो बहुत ख़राब है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सूरतगढ़ के फरीदसर गांव के अंदर उन बोट का बायकाट किया है।
और उस अफसोस के ऊपर इस बात का और अफसोस होता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके इस बात का ज़रा सा भी असर नहीं है कि जो मूल अधिकार है आदमी का प्रजातंत्र के अंदर, वो ये है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को तय कर सकता है। आज फरीदसर गांव के लोग वोट सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पीने का पानी मांग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस तरीके का काम तो शायद अंग्रेज़ों के कार्यकाल में भी नहीं रहा होगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि संवेदनशीलता इतनी भी नहीं है कि ये लोग जाके उनसे बात करें, बस इनके लिए कि वोट का बायकॉट, अच्छा बोले ठीक है बायकॉट। मैं गया वहाँ पे गांव में, उन लोगों के साथ बात करी मैंने। कम से कम ये है कि उन लोगों के साथ मेरा रसूख है, तालमेल है, तो बात तो करी उन्होंने मेरे साथ। चूँकि मैं पूर्व में कोई जनप्रतिनिधि रहा नहीं तो उन लोगों की शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बात करी उनसे और उनको मैंने तो प्रॉमिस किया है कि इसके लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज जो हालात मैंने उस गांव के अंदर देखी कि जानवर भी शायद वो पानी नहीं पीते, और पिएंगे तो शायद वो भी बीमार पड़ जाए। तो इस तरीके की अगर संवेदनशीलता यहाँ के जनप्रतिनिधियों में नहीं है तो ये तो बहुत खराब बात है। इससे ज़्यादा खराब बात और कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, बात जो है वो खाली सिर्फ फरीदसर गांव की नहीं है। फरीदसर गांव के लोगों ने तो ये कदम उठाया है, बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं। समस्याएं तो बहुत सारे गांवों में हैं। आप मौजूदा विधायक को किस तरह से देखते हैं? उनका जो 5 साल का कार्यकाल है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो हमारे मौजूदा विधायक हैं राम प्रताप कासनिया, एक बार उनको फिर पार्टी ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी ने। आप उनका कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? बैड एडमिनिस्ट्रेटिव, गुड पॉलिटिशियन, शार्प पॉलिटिशियन। पॉलिटिकली देखिए, आप ये तो मानते हैं ना कि एक पढ़े लिखे आदमी में और साक्षर आदमी में फर्क, उसकी कार्यशैली में जो फर्क होता है, ये तो एक नेचुरल है। इसमें कासनिया जी चाह के भी क्या कर सकते हैं, वो तो जो है वो तो रहेगा ही। और आज के समय में ज़्यादा आवश्यकता है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर सूरतगढ़ के उन मुद्दों को उठाने के लिए उसका पूरा डेटा होना चाहिए, आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, मुद्दे की बारीकी से बारीकी और उसको प्रभावी ढंग से उसको रखने की क्षमता होनी चाहिए। अब वो राजनीति करके एमएलए तो बन सकते हैं, वो क्षमता कहाँ से लाएंगे? मील साहब, आपके जैसे आपने बताया आपके चाचा जी पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं, तो अभी इस बार जब मील साहब आपने जैसे बताया कि आपके चाचा जी यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं 2008 से 13 तक। इस बार जब आप उनसे, उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी उससे जब आप अलग हुए, तो इस बार जब आपको टिकट मिला तो आप उनसे मिलने गए, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे गाइडेंस वगैरह ली, कुछ आप मिलने गए उनसे? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल गया था और फार्म भरने से पहले मैं उनके पास जाके आया हूँ। लेकिन वो भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं और उनका भी तरीका वही है, तो मेल मिलाप ठीक ही हो गया। ऐसा ही कार्यशैली कासनिया जी की, ऐसी कार्यशैली उनकी है, तो दोनों का मेल मिलाप ठीक ही हो गया। देखिए, अभी अपन इंटरव्यू कर रहे थे, एक आवाज़ आ रही थी मेरे देश प्रेमियों, और आज आपने कई जगह सुना होगा जितने उम्मीदवार खड़े हैं सबके वो रेडियो बज रहे हैं, आपका कर्मठ, ईमानदार, और पता नहीं क्या क्या। कहीं लगता है आपको उनका कोई एक शब्द भी उनके ऊपर फिट होता है? ये सब कहने की चीज़ें हैं। आज उस संवेदनशीलता को जो एक आम आदमी को ज़रूरत है, उसको महसूस करने के लिए आपको बहुत लगन के साथ काम करना पड़ता है, तब आपको समझ में आती है। और मेरा बड़ा लंबा अनुभव रहा है। 2005 के अंदर मैं जिला प्रमुख बना और हमने हर क्षेत्र के अंदर काम किया। क्योंकि जिला प्रमुख के पास 38 डिपार्टमेंट होते हैं
और हमने प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर उसकी हमारी जो क्षमता थी उससे ऊपर जाके काम किया। और रही बात की हम उनका वो गुणगान इसलिए नहीं करते कि ऐसा करना नहीं चाहिए, हमारे नज़र के अंदर या हमारा वो तरीका नहीं है। आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ इसी बात के लिए लड़ रहे हैं, एक बदलाव के लिए लड़ रहे हैं कि जो आज चुनाव के दौरान जो हमारा व्यवहार, आज हम हाथ जोड़कर पैर पकड़ के लोगों से निवेदन करते हैं कि साहब हमारे को ये जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन उसके बाद में क्यों उनके व्यवहार में और कार्यशैली में बदलाव आ जाता है। हम सबसे बड़ा यही चाहते हैं कि आज जो व्यवहार और जो आचरण है हमारा वो सेम ही रहना चाहिए बाद में भी, और उसी को लगातार जारी रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा उसको जो है आसान होना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन चुने जाने के बाद में आपको प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक, चाहे कोई किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, लेकिन देखिए ठीक है कि चुनावी एक प्रक्रिया है, किसी को चुनने की संख्या बल के आधार के ऊपर अपन ये तय करते हैं कि भाई ये चुना जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो सभी का होता है, सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहिए उसको। आपके उनके साथ अलग होने के क्या कारण रहे? अगर कोई फैमिली मैटर है तो आप शायद आंसर ना देंगे, लेकिन नहीं, अगर नहीं, कोई नहीं, नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल मैटर है तो आप संक्षेप में बता सकते हैं, कोई समरी में बता सकते हैं, छोटा करके कोई आंसर। देखिए मेरे साथ सरलता यही है नहीं, कई कि बार मेरे लोग पास होते हैं मैं कि किसी मैं भाई एकदम पारिवारिक जीवन पे नहीं, कोई आंसर देते नहीं नो हैं। नो नो, पारिवारिक अगर है तो वो कोई हमारा कोई निजी जो आपस में मुद्दे हैं वो है। चूंकि मैं यहाँ एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ और क्षेत्रवासियों से एक राजनीतिक पद के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे को तो एकदम खुला होना चाहिए। आज भी गांव में जाता हूँ, मैं अपनी बात को रख के गांव के लोगों से पूछता हूँ कि साहब आपको मेरे से कुछ बात करनी हो तो बताएं, मेरे से कुछ पूछना है तो बताएं। मेरे चाचा जी के साथ मेरा कोई विवाद नहीं, सिर्फ कार्यशैली का फर्क है। काम करने के जो तौर तरीके हैं उनके अलग है, मेरे अलग है। इसको आप विवाद मान लीजिए या स्वभाव मान लीजिए, नहीं मिलता है हमारा। उनका जो कार्यशैली है हमारा, और देखिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसके बीच में खान पान का और स्वभाव का जो फर्क रहता है वो तो रहना ही रहना है। हमसे जो एक पीढ़ी ऊपर है उन लोगों ने जो तरीके देखे, आज हम जो तरीके थे, वो तो फर्क तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा भी उनका जो नज़रिया है, तरीका है काम करने का, मेरा बिल्कुल अलग है। मेरा ये मानना है कि राजनीति को अगर आप सेवा भाव के साथ और एक आम आदमी की तकलीफों को दूर करने का प्रयास करेंगे, उसी तरीके से योजना बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे लोग वोट करेंगे। और ये लोग जो है काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि या वही काम करते हैं जिससे वोट मिले या वोट प्रभावी हो। अब ये देखिए कि अगर अच्छा कोई काम करता है जनप्रतिनिधि तो वोट तो अपने आप आएगा ना। आज भी मैं गांव में जा रहा हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम तो यही कह रहा हूँ कि एक बार आप मुझे एक अवसर दें, मेरे कहने से वोट दें। अगला वोट मांगूंगा नहीं, आप अपने आप दे देंगे, स्वतः ही दे देंगे। हम काम ऐसा करके दिखाएं। आपके चाचा जी मील साहब ने, गंगाजल जी ने इस बार अपने जो जिसको 5 साल तक जिनका विरोध किया, राम प्रताप कासनिया जी, उन्हीं के साथ उनको एक तरह से सपोर्ट, एक तरह से उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। उन्होंने ये बोला कि भाई ये जहर हम पिएंगे, इस बार ये जहर हम पिएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि उनका, राम प्रताप कासनिया जी को सपोर्ट करना, एक जनता किस नज़रिए से इस चीज़ को देखेगी, और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी क्या आइडिया है इसके ऊपर? नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा काम है जी। ये तो क्या ऐसा क्या जहर क्यों हो गया? अपॉर्चुनिज्म की तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, जहर क्यों हो गया? आप जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उसी राजनीतिक दल के अगर कोई जुड़े हुए हैं, तो उसमें जहर क्या हो गया? जहर सिर्फ इतना ही हो गया कि आपको टिकट नहीं मिली। अभी टिकट मिलने से पूर्व जो है वो चाचा जी कह रहे थे कि कांग्रेस का राज आएगा, रिपीट होएगी, 150 सीटें आएंगी। अभी एकदम अचानक क्या हो गया? ये तो सब महत्वाकांक्षाएं हैं। और
उनके कोई निजी स्वार्थ हैं, जब इतना दुर्विरोधी आदमी है उसको जाकर उन्होंने समर्थन दिया, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे कोई सूरतगढ़ का कोई बहुत कोई प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, उसका कोई फायदा होने वाला है इस बात से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो इन लोगों का जो तरीका है और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों को हल करने के माध्यम बना लिए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें बहुत खराब है। आपको समझ में आया कि कोई राजनीतिक दल उसी से जुड़े हुए हैं लेकिन उसके विरोध में हैं। जो पूर्व में जो उम्मीदवार था वो उम्मीदवार जो है अब कह रहा है कि नहीं साहब मैं विरोध में नहीं हूँ, वो विरोध में है। ये सब जटिलताएं एक आम आदमी की समझ से परे है। वो ये इतना जानता है कि ये ठीक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। आपको अटल बिहारी जी वाजपेयी का वो वाकया याद होगा। वो एक बार एक वोट से चुनाव हारे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि शायद मैं एक वोट किसी भी तरीके से हासिल कर सकता था, लेकिन वो प्रजातांत्रिक तरीका नहीं होता। तो उन्होंने उस वक्त कही थी कि देश का प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, और देश का प्रजातंत्र जिंदा है तो देश जिंदा है। आज उन लोगों के जो विचार थे, तो आज भी उनको याद करके जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही एक अच्छी बात है कि वो जो सच्चाई थी, उन्होंने प्रजातंत्र के लिए सत्ता को छोड़ दिया। मील साहब, जब आपको पता चला कि इस बार उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला है, तो आपने अपने स्तर पर कोशिश करी कि शायद अगर उनका सपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि हमने इस बार देखा है कि बीजेपी से टिकट बादू जी को भी नहीं मिला, लेकिन वो अपनी फैमिली से, जो उनके बहुजन समाज पार्टी से उनके भाई खुद खड़े हैं, उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जबकि उसकी बजाय खुद को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ हमने वहाँ भी देखी है, और यहाँ पर भी आप ही के आप उन्हीं के कज़न हैं, हनुमान जी के। तो आपने ये एक्सपेक्ट किया था उनसे कि हो सकता है ये मुझे सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं बताया ना, हमारा तो विचारधारों का इतना बड़ा फर्क है। हनुमान का भी कार्यशैली वैसी है। लोगों की बड़ी शिकायत रहती है, जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग बागों का कहना है कि साहब अगर कोई जाए काम से तो वो सीधा उनको बोलते हैं कि साहब कौन सा वोट दिया आपने। ये तो बहुत खराब बात है, ये मेरा बिल्कुल तरीका नहीं है। और मुझे तो कतई ये नहीं समझ में आया कि बादू जी को बीजेपी ने उनको टिकट दिया, एमएलए बनाया, और अब जो है वो उनकी जो उम्र है उस उम्र के लिहाज से ऐसा क्या उनके साथ अन्याय हो गया? आज मैं तो ये समझता हूँ कि उनको मार्गदर्शन की भूमिका निभानी चाहिए पार्टी के लिए। पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया है, मैं कहता हूँ ये तो बहुत गलत कदम है उनका, और उसके पीछे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। ये तो जो है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थों का, निजी स्वार्थों का मामला आ गया। और इस तरीके के एक पॉलिटिशियन को, एक जिम्मेदार आदमी को, मैं ये समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए, गलत किया है उन्होंने। और बात रही समर्थन और नहीं समर्थन की, लेकिन मैं उन लोगों के साथ कभी भी जाके समर्थन नहीं लूँगा जो उनकी जो कुछ शर्तें हो या जो जिनके साथ मेरी विचारधारा नहीं मिलती हो, मैं कभी समर्थन नहीं लूँगा उनका। मील साहब, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार गाँव में जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है, और किन किन मुद्दों को लेकर आप उन जनता के दिलों को टच कर रहे हैं? आप उनको किस तरह से उनके मुद्दे उठा रहे हैं आपके हिसाब से, कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं, मेन क्या क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। हम इस इलाके को विकसित करके विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा कोई प्रयास ही नहीं करा। आज हमारा जो तरीका है
जो रास्ता है और नए रास्ते बनाना आसान नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम अपनी अपनी जगह ठीक हैं। आज भी मैं सबसे पहले गांव में जाके लोगों से पूछता हूँ, मेरी कोई शिकायत है तो बताएं, या कोई ऐसा काम जो मैंने किया है नहीं करना चाहिए। तो चूंकि हम एक आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जाके उनसे सवाल करना चाहिए कि भी हमारी कार्यशैली तो आपको ठीक लग रही नहीं, या कोई खराब है तो बताएं। और हमने चलना उसी हिसाब से जैसे लोग हमको चलाना चाहते हैं, होना भी ऐसा ही चाहिए। तो हम एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि सब जो परिवर्तन हम लेके आ रहे हैं, उस परिवर्तन को लोग स्वीकार कर रहे हैं। या तो आने वाले समय में ये जो आपस में एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, और कोई सा भी राजनीतिक दल कभी भी छोड़ के चला जाता है, कभी किसी भी दल में चला जाता है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस सिर्फ ये है कि स्वार्थों का। लेकिन हम जो रास्ता अपना रहे हैं, या तो आने वाले समय में इस तरीके के लोग हमारे कार्यशैली से काम करने लग जाएंगे, नहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ जाएंगे। दोनों में से एक काम तो होगा। मील साहब, आपके सपोर्ट में और आपकी कैंपेनिंग के अंदर चौटाला फैमिली भी आ रही है हरियाणा से। वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत सिंह जी, वो आ रहे हैं, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह जी, वो भी लगातार आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने किस तरह के डायरेक्शन आपको दिए, क्योंकि वो आपके साथ जनसंपर्क करने गए, उन्होंने लोगों को देखा, लोगों को समझा, उनको देखकर आपको किस तरह के उन्होंने डायरेक्शंस दिए, आपको किस तरह के उन्होंने निर्देश दिए? हमारे पार्टी की जो कमान है, तो भाई दुष्यंत जी चौटाला के हाथ में, एक नौजवान के हाथ में, जो पढ़े लिखे हैं। आज हरियाणा में अनेक योजनाएं वो ऐसी चला रहे हैं जो आम लोगों का जीवन परिवर्तन करने का काम कर रही है। आज वहाँ वृद्धावस्था पेंशन जो है, वो सच में मान सम्मान के साथ मिलती है। एक कपल को, ओल्ड कपल को 6,000 रुपये पेंशन मिलती है। 2750 थी, अभी उसको 3,000 रुपये करके, तो दोनों को 6,000 रुपये मिलते हैं। मैं ये समझता हूँ 6,000 रुपये, और मान सम्मान इसलिए कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक उनके अकाउंट में आ जाती है। हाँ, तो व्यवस्था उन्होंने अच्छी की हुई है। आज वो एक प्रत्येक आदमी के साथ सीधा जुड़ाव रखते हैं। आज गांव के अंदर जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय, वो प्रत्येक गांव, मतलब प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर के अंदर लाइब्रेरी बना रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो, चूंकि एक नौजवान है तो नौजवान की सोच तो फर्क पड़ेगा ही, और वो बहुत ही प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। तो यही योजनाएं हम भी चाहते हैं कि अपने प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है, वो छोटा प्रदेश है। आज चाहे डीजल के भाव में जो फर्क है, और जो सुविधाएं जो चीज़ चाहिए, आज सूरतगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पीने का पानी मुहैया कराया जाए, शुद्ध जल हो, बच्चों के लिए पढ़ने को स्कूल हो, और इलाज के लिए अस्पताल, और उसमें अस्पताल होने से, बिल्डिंगें बनने से जो है वो इलाज नहीं होते। स्टाफ हो, उसमें अच्छे डॉक्टर्स हों। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज मैंने ये घोषणा करी है कि मुझे जो भी वेतनमान मिलेगा विधायक का, मैंने उसमें से 1 पैसा नहीं रखना है। पूरा का पूरा वेतन सूरतगढ़ के उन ज़रूरतमंद लोगों को जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, या कोई गरीब की बच्ची की शादी है, या वो होनहार नौजवान है जो कोई रोज़गार करना चाहता है या पढ़ना चाहता है, तो उसकी फ़ीस के रूप में मैं ये समझता हूँ मेरे से ज़्यादा आवश्यकता उनको है। हम उनको देने का वादा किया है हमने, और हम ये जो बदलाव कर रहे हैं, ये उसकी शुरुआत है। आज अगर मैं आपको मेरी वो योजनाएं बताऊंगा कि हमने यूं करने, तो शायद फिर यूं लगेगा कि शायद वो चुनावी वादे हैं, फिर वो हमारी विचारधारा से डिफरेंट हो जाएगा काम। मील साहब, आपके अलावा राजस्थान में जननायक जनता पार्टी के 18 और उम्मीदवार हैं, टोटल 19 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपके अलावा जो 18 उम्मीदवार और हर जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए कैंपेनिंग करने गए? नहीं, मैं गया था,
ज़्यादा समय नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ और थोड़ा एरिया भी दूर है, लेकिन हम लगातार जो भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उनके साधनों से लगातार हम जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहे। मील साहब, एक हमारे जो सूरतगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो नगर पालिका है उसमें हमने इस बार काफ़ी उठापटक देखा, राजनीतिक दलों के बीच में खींचतान देखी, किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कोई सस्पेंड हो रहा है, फिर किसी और को चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो परेशानियां भुगतनी पड़ती है वो तो जनता को भुगतनी पड़ती है। उनके काम नहीं होते, सड़कें नहीं बनती, नालियाँ नहीं बनती, पट्टे नहीं वितरित हो पाते टाइम से। तो जनता का क्या कसूर है? वो क्यों भुगते उन सब के जो आपसी जो पार्टीज़ का खींचतान है आपस का? तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं जो व्यवस्थाएं जो बना रखी है, शहरी विकास जो है नगर पालिका के रूप में, उन व्यवस्थाओं में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। आज वहाँ भ्रष्टाचार का जो आलम है वो बहुत ही बुरे स्तर के ऊपर है, उसको सबको मिलकर सुधारना पड़ेगा। आप देखिए कि जो सरकारी भूमि है सूरतगढ़ में, उसके ऊपर कब्जे होते हैं और नगर पालिका के जो है क्या कहते हैं, पीला पंजा जाता है और उसको तोड़ फोड़ करके आता है। तो ये ठीक है कि सरकारी भूमि पे कब्जा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे मकान नहीं बनाना चाहिए, और नगर पालिका जाती है और उसको तोड़ कर आ जाती है। ठीक है, अगर गलत है तो तोड़ना भी चाहिए, लेकिन कभी क्या ये इस बात को सोचा है कि क्या वो मकान जो है वो क्या कुछ सेकंड पल में, मिनटों में बन गया? उसने समय लिया होगा, सब सामान आया होगा, मकान बनने में उसने अपना जितना जो समय लगता है वो लिया होगा। तो अगर वो मकान खराब है और वो तोड़ने जा रही है नगर पालिका, तो जो इतने समय जो जिम्मेदार आदमी था नगर पालिका में, जो कर्मचारी था, वो कहाँ था? टूटे, लेकिन साथ के साथ उस पर भी कार्रवाई हो कि आपके रहते वहाँ पे जो कब्जा हुआ बन कैसे गया। या तो तोड़ना इसलिए है कि वो एक एग्जाम्पल बना के एक मकान को तोड़ के और 20 को डरा के वो एक रास्ता खुल जाता है करप्शन का। और अगर ऐसा एक दो कर्मचारियों के साथ कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ वो वहाँ पे होने भी नहीं देंगे। एक गरीब आदमी जो वहाँ पे अपना एक मकान बनाता है और आप उस पर देखिए क्या बीतती होगी, जो वो जितना अपनी पूंजी थी उसको उस पर लगा देता है, और ये नगर पालिका का पीला पंजा जाके उसके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। तो ये दोनों की उसको समझना पड़ेगा, उस कर्मचारी को भी जो है ना सामने लाना पड़ेगा जिसने उसकी सांठ गांठ से बना और जो बने हुए हैं, और किस कानून के दायरे से वो एक मकान को तोड़ देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। या तो टूटे तो सब टूटे, और रहे तो फिर सब रहे। तो ये इसमें तो सीधी सीधी बात है कि जो करप्शन है वो बहुत भारी है, उसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हम आएंगे इसको बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, जो है इसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर लेके आएंगे। मील साहब, एक हमारे क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है नशे की। यहाँ पर नशा प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी नशा बढ़ता रहता है। ये जो नशा है वो ज़्यादातर आपको पता होगा स्टूडेंट्स को ख़राब करता है, क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये चीज़ उनको काफ़ी ख़राब कर रही है, जिनसे उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो आप एमएलए बनने के बाद इसके बारे में क्या करेंगे, या आपने कोई स्ट्रेटजी अभी से प्लान कर रखी है, या आपने कुछ सोचा हो इसके बारे में? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा होना चाहिए कि उसको इस इलाके के हर मुद्दे की जानकारी होनी चाहिए और उसको सब मुद्दों पे काम करना चाहिए। मैं पूर्व में जिला प्रमुख रहते, आपने जो पूछा था ना कि क्या आपने काम किए, उसमें काम एक हमारा जो बड़ा काम था वो था, हमने अवेयरनेस कैंप्स लगाए थे, नशा मुक्ति जन जागृति महाअभियान के नाम से। वो एक प्रोजेक्ट पूरा बना के मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को मेरे मंजूरी दी और हमें उसमें बजट दिया,
और उसके लिए हम पूरे ज़िले के अंदर उस वक्त 2005 से लेकर 2008 तक मैंने कैंप्स लगाए और अवेयरनेस कैंप्स लगाते थे। आज स्टूडेंट जो है, जो बच्चा है, वो उस ड्रग्स में क्यों जाता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, या पेरेंट्स को उसके प्रति जो है कितना केयरफुल रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बताते थे। लेकिन कहने का मतलब वो सारे माध्यम को हम रोकते थे जो एक बच्चे के और ड्रग्स जो माफिया के बीच में जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को हटाने की पूरा प्रयास किया हमने। तो बहुत इसके लिए बहुत ऊपर लेवल तक प्रयास किया था। आजकल जो मेडिकल स्टोर्स जो हैं, इनमें जो जो केमिकल नशे मिलते हैं, और उसमें तो पूर्ण रूप से हमने काम करना, हमारी प्राथमिकताओं में वो काम है। जहाँ स्टूडेंट होगा उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो ये सब चीज़ें उसके आनी होती है। जहाँ भी आपको स्टूडेंट हब होगा वहाँ ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके लिए पहले से अवेयर रहना चाहिए। जो पुलिस के साथ मेरी लगातार इस मामले में बातचीत होती रहती, मैंने बताया ना कि काम तो हम निरंतर जारी रखते हैं। चुनाव लड़के उस रफ्तार को बढ़ा देंगे। बील साहब, एक आखिरी सवाल, आपकी जो पकड़ है वो युवाओं में ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बाकी आपको पसंद नहीं करते, आपकी वैसे तो हर जगह पहुंच है, हर जगह हर तरह के वर्ग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले लोकल लेवल पे काम किया हुआ है। तो युवा जो है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आपको एज ए चेंजिंग फेस ऑफ पॉलिटिक्स देखते हैं कि ये आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स का प्रारूप बदलेंगे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने फ्यूचर को देखिए। आज युवा मेरे से इसलिए जुड़ा हुआ है कि अगर हम कामयाब होते हैं, वो पहले कामयाब होंगे मेरे से पहले। और खाली मैंने आपको बताया कि हम एक सोच को लेके चल रहे, एक परिवर्तन को लेके चल रहे। उसमें खाली मैं आज एक विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और एक के उसके चुनाव लड़ने से, जीत जाने से भी कुछ हल नहीं होने वाला है सारा कंप्लीट। हम युवाओं को जोड़ेंगे, जो जिसमें जैसी काबिलियत है उनको और चुनाव लड़ाएंगे और पूरी एक टीम बनाएंगे। आज मैंने राजनीतिक विरासत जो तैयार करनी है, मैंने मेरी बेटे के लिए नहीं तैयार करनी है। मैं राजनीतिक विरासत मेरे से भी ज़्यादा होनहार, ईमानदार, और जिसकी कार्यशैली में और रफ्तार हो और एनर्जी हो, उस व्यक्ति को मेरी देके जाऊंगा जो सूरतगढ़ का वो होनहार बच्चा होगा। जब बदलाव हम कर रहे हैं तो हम तो ये भी बदलाव करेंगे। तो नौजवानों इसलिए जुड़े में, और उनको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। तो जो बदलाव करेंगे आने वाले समय में, हमारा जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो एनर्जी है, इसको मिलके और एक पूरी टीम बना के फिर काम करेंगे। अकेला थोड़ी कुछ कर सकता हूँ मैं। बदलाव के लिए सबका सहयोग चाहिए, आपका भी सहयोग चाहिए। नील साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीराज मील। अब देखना ये है कि सूरतगढ़ की जनता विकास की चाबी इनके हाथ में किस तरह से देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।